Hello dear students, welcome to lecture number 7 on permutations and combination। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पहले कुछ कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे एंड इफ टाइम परमिट्स देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी एनसीआर के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था उसको 2 मिनट में रिकॉल करते हैं। कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन दोनों का मीनिंग एक ही है। नंबर ऑफ वेज of selecting are objects out of n distinct objects रिपीटिशन नॉट अलाउड। हालांकि इसमें वो बात लिखने की जरूरत भी नहीं, अंडरस्टूड ही है। आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय एनसीआर। ठीक है, अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमें r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज गिवन बाय एनसीआर। ठीक है, और एनसीआर का जो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n बिलोंग्स टू n, r बिलोंग्स टू w होल नंबर। ठीक है, अच्छा फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने एक दो लिखी थी। तो उसमें पहली जो प्रॉपर्टी थी कि भाई NC0 1 होता है, NCN ये भी 1 होता है, और NC1 n होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हम इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखें, जैसे मान लो मुझे NC2 निकालना है, NC2 याद करो हमने एनपीआर की जो प्रॉपर्टीज लिखी थी वहां भी कुछ शॉर्टकट्स आए थे, वैसी कुछ चीजें यहाँ भी है। हालांकि मैंने आप लोगों को बाइनोमियल का पहला लेक्चर देखने के लिए बोला था, उसमें शॉर्टकट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल, बट ठीक है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उनको भी समझ में आ जाएगा। NC2 का फॉर्मूला अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो ये देखो क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये जो n फैक्टोरियल है इसे मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 और इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लिख सकते अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हो गया, इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, तो ये आया n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये NC2 है। अगर आप NC1 को देखो, NC1 ये है, तो NC1 जो n है उसको आप n बाई 1 लिख सकते हो, n बाई 1। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं उसका समझ में आपको अभी मामला आ जाएगा। NC2 क्या आया, NC2 आया है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब मैं आप लोगों को NC3 बता रहा हूं, उससे आपको ना एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न को ये फॉलो करता है नंबर लिखने में। तो यहां लिख लेते हैं, देखो NC3 बाय डेफिनेशन ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 1 की जगह आप 1 फैक्टोरियल लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल था और अच्छा रहेगा। ओके, देखो n फैक्टोरियल में से n को बाहर निकालेंगे, फिर n माइनस 1 को बाहर निकालेंगे, फिर n माइनस 2 को बाहर निकालेंगे, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल रह जाएगा, और अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो जो NC3 अभी आपके पास आया उसको देख के समझ में आ रहा है कुछ, क्या लिखा है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब सिंपल है, जब आपने NC1 निकाला तो वो आया n बाई 1 फैक्टोरियल, या n माइनस 0 भी कह सकते हो, n माइनस 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल। जब आपने NC2 निकाला तो
जो सफिक्स में वैल्यू है, जैसे ये 2 है तो ऊपर 2 ही टर्म आई, n से स्टार्ट हुआ और उससे एक कम, n इंटू एन माइनस वन, और जो यहाँ लोअर सफिक्स में वैल्यू उसी का फैक्टोरियल नीचे है 2 फैक्टोरियल। फिर हमने nc3 लिखा तो ऊपर 3 टर्म आएंगी, n n माइनस वन एन माइनस टू, स्टार्टिंग विद n से स्टार्ट करेंगे और एक एक कम करते हुए 3 टर्म लिखेंगे 3, और नीचे वही नंबर जो लोअर सफिक्स में 3 फैक्टोरियल। तो क्या आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि nc4 क्या होगा? n इंटू एन माइनस वन, बिल्कुल n माइनस टू n माइनस थ्री अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो बस ये हमारे काम आने वाला है कैलकुलेशन में बहुत अच्छे से। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई होगी। nc5 क्या बनेगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, एक बार उसको रिकॉल कर रहे, लिखा तो ये आप लोगों के पास वो लिखा है। जिसके पास नहीं लिखा लिख लो, पहली बात तो लिखा है, कल भी मैंने ये बताया था। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी बताई थी थर्ड, कि भाई NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, यानी कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग N माइनस R ऑब्जेक्ट्स। ये एक ही बात होती है दोनों। ठीक है, तो इसके बारे में तो कुछ ज्यादा चर्चा है नहीं, लेकिन इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं वो देखो। मतलब हम सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी को किस तरीके से मिक्स रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि भाई 15C13 की वैल्यू बताओ, 15C13, तो आप हमेशा लोअर सफिक्स पे छोटा नंबर बनाएंगे, जितना छोटा आप बना सकते हो यूजिंग दिस। तो 15C13 जो है वो 15C2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? NCR और NCN माइनस आर एक ही बात होती है। तो 15C13, 15C15 माइनस 13 माने कितना, मतलब 2, और 15C2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 बाई 2 फैक्टोरियल। समझे नहीं समझे? तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इससे 7 बार कैंसिल हो गई है, तो 15 इंटू 7 बाई 1 यानी कि 105। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगर मान लो आपसे पूछा गया कि भाई 12C9 बताओ, 12C9, तो एक तो तरीका होता है हम फॉर्मूला लगाते हैं, फिर 12 को 9 फैक्टोरियल तक लेके जाना पड़ता है ना। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन कम करने के लिए हम इसको पहले ये फॉर्मूला 12C3 लिख लेंगे, यहाँ नंबर छोटा बनाएंगे। अब 12C3, अब 12 से शुरू करेंगे और एक एक कम करके 3 टर्म लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल इसको भी आप चाहो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हो। तो 6 से ये 2 टाइम्स कट गया, 11 दूनी 22, 210, 220, 220। आई बात समझ में? अगर मान लो आपसे पूछा गया कि 22C19 बताओ, 22C19, तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले 22C3 ऐसे लिख लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 22 इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो कोई कट रहा है क्या? 3 से तो ये 7 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया, ये 7 दूनी 14, 15, 1540 हो गया टोटल, 1540। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन? अप्लाई कर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि जब लोअर सफिक्स में बड़ा नंबर हो तो NCR इक्वल टू NCN माइनस R को यूज करके आप लोअर सफिक्स में छोटा वैल्यू बना लो और उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, टाइम सेव होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, मिटा दूं? देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? NCR इज इक्वल टू
अब क्या करो, n अपॉन r, यहां से n ले लो, यहां से r ले लो, और इनटू में दोनों जगह से एक एक कम हो जाएगा, n माइनस वन इंटू सी आर माइनस वन। और अगर मान लो फिर और आगे जरूरत है तो ये n बाई आर तो है ही, यहां से n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, फिर एक एक कम हो जाएगा, n माइनस टू सी आर माइनस टू। मान लो और जरूरत है तो n बाई आर इंटू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई आर माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। और ये हम जहां तक हमें नीड है कैलकुलेशन करने की वहां तक लिख सकते हैं। ऐसी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को एनपीआर में बताई थी, क्या थी वो प्रॉपर्टी, बट लिख देते हैं ताकि याद रहे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एनपीआर में भी ऐसा ही कुछ था, पर था क्या वो नहीं याद आ रहा है। एनपीआर में केवल एन आगे आया था और दोनों जगह से एक एक कम हो गया था, याद आया, ये था ठीक। वहां एन बाई आर नहीं आया था, जबकि यहां एनसीआर में एन बाई आर आगे आता है। तो प्रूफ तो इसका आसान ही है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मैं यही टर्म लेके चलता हूं चलो, तो एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये एन बाई आर तो एज इट इज, और इसमें एनसीआर का फॉर्मूला लगाओ। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ एन माइनस वन फैक्टर हो जाएगा, आर की जगह आर माइनस वन फैक्टोरियल है, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो एन बाई आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आया वा? अच्छा, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल है कि नहीं है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो आर फैक्टोरियल है, और ये एन माइनस आर, तो न्यूमरेटर तो बन गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यही एनसीआर होता है कि नहीं, तो ये इसका प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब इसके अगर हम क्वेश्चन ले इसके ऊपर एक आध, तो देखो क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किए ये एक्चुअली वही है, प्रॉपर्टीज सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे मान लो मुझे 15C3 की वैल्यू बतानी है, 15C3, तो मैंने क्या किया, एन और आर दोनों अलग ले लिए, तो 15/3 इंटू यहां पर क्या बच जाएगा 14C2, 14C2 दोनों जगह से एक एक कम हुआ। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 15/3 तो ऐसे रखा, 14/2 कर लिया, तो यहां पर क्या बचा 13C1, और NC1 तो n होता है, ये हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा, तो जैसे ही NC1 यानी 13C1 बना वो 13 होगा टोटल। तो कुल मिला के आपके पास क्या आया, 15 इंटू 14 इंटू 13/3 इंटू 2 इंटू 1। देखो ये बिल्कुल वही है कि नहीं प्रॉपर्टी, कि इसको 3 बार लिखना है, नीचे 3 का 3 फैक्टर आ जाता, तो प्रॉपर्टी ये सेम ही है दोनों, तो यूज कभी भी कोई से भी कर सकते हैं हम। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा। तो 15, हाँ मतलब क्या होता है, ये 13 क्यों लिख लिया हमने इसको, क्योंकि NC1 n होता है, तो यहाँ 13 14 15 15 कुछ भी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, NCR अपॉन NCR माइनस 1, ऐसी एक प्रॉपर्टी एनपीआर में भी आई थी, वहां भी ऐसे लिखा था NPR अपॉन NPR माइनस 1 लिखा था कि नहीं। तो जो NCR अपॉन NCR माइनस 1 है उसमें क्या आता है, n माइनस, ये नीचे वाला घट जाएगा, मतलब यहाँ पर अपर सफिक्स सेम रहेगा
और लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, ये याद रखने वाली बात है। तो n माइनस आर माइनस वन, यानी कि जो नीचे है ना उन दोनों का डिफरेंस अपॉन आर, मतलब ये कुल मिला के बन जाता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। जबकि अगर आप लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भी लिख देता हूं, एन पी आर अपॉन एन पी आर माइनस वन जो था वो सीधा इनका डिफरेंस था, एन माइनस आर प्लस वन, उसमें अपॉन में आर नहीं था, जबकि एनसीआर केस में अपॉन में आर भी आता है। प्रूफ वैसे ये फॉर्मूला के आंसर आ जाता। देखो प्रूफ भी कर ही लेते हैं इसका, प्रूफ में भी कुछ ऐसा भारी भरकम काम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। देखो इसका फॉर्मूला हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनसीआर हो गया, इंटू अब एनसीआर माइनस वन लगाएंगे तो इसका क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन, जो अपॉन वाला है इसको ऊपर ले जा रहे हैं भाई, ठीक है, तो यहां हो जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा बन गया। ये स्टेप समझ में आ गया। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, आर माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, इसे ऐसा लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन, देखो ये जो आर फैक्टोरियल है इसमें से आर को बाहर ले लो और अंदर हो गया आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, तो आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में क्या करो, ये जो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है इसमें से एन माइनस आर प्लस वन को बाहर ले लो, जब इसे बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया। तो यही लाना था ना हमें, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, क्लियर है। तो ये इसका प्रूफ हो गया। एक प्रॉपर्टी और है बहुत बढ़िया, बस उसके बाद फिर इनके ऊपर प्रॉब्लम्स लेते हैं। सिक्स्थ आ गया ना, इसको बोलते हैं पास्कल्स रूल। पास्कल्स रूल ये पास्कल ट्रायंगल से बनता है ना। तो पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को उसमें आपने देखा होगा, अगर किसी ने लेक्चर 2 या 3 देखे हो, नहीं तो बाइनोमियल में जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल उसका यूज क्या है वो देते हैं। देखो पास्कल्स रूल क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। इसमें पहचान क्या रहेगी, न्यूमरेटर जो अपर सफिक्स है वो सेम रहेगा और लोअर सफिक्स में एक का अंतर रहेगा और बीच में प्लस रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इसका जो आउटपुट आएगा, अपर सफिक्स में एक बढ़ जाएगा और नीचे दोनों में जो ज्यादा है वो लिया जाएगा, यानी कि आर। और इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो ऐसा लिखा है कि एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, तो भी यहां भी एक ही बात है, अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में एक का अंतर है। तो मैंने ये बताया आपको कि भाई अपर सफिक्स में तो एक बढ़ जाएगा और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है वो लिया जाएगा, ठीक। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो एक प्रूफ कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन सी आर माइनस वन एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा ना। अच्छा इसमें आप देखो एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ठीक है। अभी एक बार तो ऐसे ही लिख लेते हैं, एक तो एन फैक्टोरियल कॉमन आएगा, दूसरा
यहाँ r फैक्टोरियल है और यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो मैंने क्या किया, इस r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया। ये n माइनस आर फैक्टोरियल है और ये है n माइनस आर प्लस 1, मतलब इसको सेम रखना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा छोटा। तो n माइनस आर फैक्टोरियल तो ऐसे का ऐसे ही, प्लस सेकेंड वाले टर्म में देखो, ये n फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे, n माइनस आर प्लस 1, और अंदर क्या बचा, n माइनस आर फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। अब आप बताओ कॉमन क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद अंदर देखो क्या बचा, यहाँ तो 1/r बचा और प्लस 1/n माइनस आर प्लस 1। ओके, तो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। इसमें ब्रैकेट में आप अगर ध्यान से देखो तो r एलसीएम लेने के बाद ये r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ये एलसीएम लिया, ये जो बंदा है यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ से यहाँ, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो ये हुआ n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, और ये r से r कैंसिल। तो अभी आपके पास क्या बच रहा है, n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1, ये तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में देखो r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्ट r, ये वाला r साथ में लिख लिया, n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1, ठीक नहीं, फैक्टोरियल तो इसके साथ है। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल है कि नहीं है, नहीं है, अपॉन ये r है और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, r फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया सुमुख, वेरी गुड। और ये n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 क्या बना, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। देखो इसे ऐसा लिख सकते क्या, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और ये जो n माइनस आर प्लस 1 है ब्रैकेट में, इसमें मैं n प्लस 1 पहले लिख लूं और माइनस आर लिख लूं, इससे इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इंटू आर फैक्टोरियल। ऐसा मैंने क्यों लिखा, समझ में आया, पहचानो फॉर्मूला, n प्लस 1 की जगह n देखो, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, किसका फॉर्मूला है, एनसीआर का, तो n का काम कौन कर रहा है, तो n प्लस 1 सी आर। फटाफट नोट कर लो, और इसके बाद अब हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे। जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो ये पहला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, पास्कल्स रूल पे ही है, और जिसने नोट नहीं किया पहले नोट कर लो अच्छे से।
ये मिटा दूं ना, हो गया होगा। देखो अभी अभी आपने ये प्रूफ किया कि NCR और NCR+1 अगर कहीं आपके सामने ऐसे लिखे हो तो ये होता है N+1 CR+1। मतलब अगर अपर सफिक्स तो सेम हो और लोअर सफिक्स में एक का अंतर हो तो अपर सफिक्स में एक बढ़ जाता है और लोअर सफिक्स में जो ज्यादा है वो लेना है अपने को। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आप इसमें लगाओ। देखिए ऐसा हो रहा है कि इन दो में, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 21। देखो अपर सफिक्स में एक बढ़ जाएगा और लोअर सफिक्स में जो ज्यादा है वो लेंगे, तो 21C4 सही है। और प्लस इन दोनों में देखिए ऐसे ही कुछ हो रहा है क्या, 21C6। लेकिन प्रॉब्लम आ गई है, तो अब क्या करें, अब क्या करें, नहीं नहीं अभी तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पास्कल रूल जो लग रहा है वो दो दो टर्म को लेके ही लग रहा है। हाँ अगर इस क्वेश्चन में हम यहां कर दें ऐसा कि ये तो 20 रखते हैं, यहां जो है आप 21 ले लो, ठीक है, और यहां ले लो आप 22। अगर ये चेंज कर ले तब क्या बनेगा देखियो। अब देखो पहले दो में हमने पास्कल रूल लगाया में, तो क्या बना 21C4 और ये 21C4 21C5 के पास पहुंच गया और प्लस 22C6 एज इट इज। अब इसमें इसमें लगाओ, देखो लग रहा है क्या, क्या बनेगा ये 22C5 प्लस 22C6। अब फिर से देखो तो क्या आ जाएगा 23C6। ठीक है, मतलब इन दोनों भी क्वेश्चंस में, दो इसलिए हो गए कि मैंने एक जो चेंज करके बताया, दोनों में जनरली क्या होता है बच्चे एक बिल्कुल एक ही माइंड सेटअप लेके चलते हैं कि ऐसे से ऐड होता जाएगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको, पहले आप ये देखो कि उस पैटर्न को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर सब जगह पे हम 20 कर रहे थे तब उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, आगे जो नंबर बढ़ रहा था वो सेम कहां बन रहा था, ठीक है ना। फिर जो बने थे वही वैल्यू आपको निकालनी पड़ती, कैलकुलेट करते। ठीक है, एक सवाल और लिखो ऐसे ही, चलो ये नोट तो कर लिया होगा ना सबने। हाँ ये तो कर लो, नीचे वाला बोल रहा हूँ, बोलो अश्विन क्या। हाँ वही आता, अगर मान लो उन्होंने वैल्यू नहीं निकाली होगी तो फिर आपको वही आंसर छोड़ना है। अगर वैल्यू दे के आंसर दिया होगा तो फिर वो बात एक ही पड़ती ना, फिर भी दो में बदल गया, उन दो को क्लब नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है। लास्ट और फर्स्ट को ऐड कैसे कर लेंगे, एक जगह 2 था एक जगह 4 था, अंतर होना चाहिए एक का। देखो एक और सवाल आ रहा बहुत बढ़िया ऐसे ही, एग्जाम्पल 2, इवेल्युएट। ये तो कर लोगे तुम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नोट कर लिया होगा। इवेल्युएट 47C4 प्लस सिग्मा J इक्वल टू 0 to 3, J इक्वल टू 0 to 3 50 माइनस J C3 प्लस सिग्मा K इक्वल टू 0 to 5, K इक्वल टू 0 to 5 56 माइनस K C 53 माइनस K। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये खाली समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए देख के डरने वाला कुछ बात नहीं है इसमें। ठीक है, पहले आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखो एक्सपेंड करके, और उसके बाद में आपको इस फॉर्मूला का ध्यान देना है। ये साइड में लिखा ही हुआ है आपके पास्कल्स रूल जो है। ठीक, देखो 47C4 एज इट इज प्लस J की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो क्या बनेगा देखियो,
50C3 प्लस फिर 49C3 फिर 48C3 फिर 47C3 डॉट डॉट कहां बस खत्म। J इक्वल टू 0 से 3 पे डॉट डॉट नहीं लग रहा भाई, खत्म हो गए, 4 ही टर्म है इसमें। ठीक है, ये प्लस लगेगा अभी, डॉट नहीं। अब आ जाओ दूसरे वाले समेशन पे। यहां पर k की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जाना है, यानी कि टोटल इसमें 6 टर्म्स हैं। जब आप k इक्वल टू 0 डालोगे, दोनों जगह डालो, देखो क्या बना, 56C 53। नेक्स्ट बोलो 55C, नेक्स्ट बोलो 54C 51, नेक्स्ट बोलो 53C, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। हो गया ना, लग नहीं रहा ना डॉट डॉट, 6 टर्म हो गए। हाँ तो रुक गए अभी हम यहाँ पर। अच्छा अब देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें ध्यान ये देना है कि अपर सफिक्स सेम रहे और लोअर सफिक्स में 1 का अंतर रहे। तो अगर मैं इसी हिसाब से रखूं तो बात नहीं बन रही है कि नहीं, तो इनको पलटा के लिख लेते हैं। देखो 47C4 एज इट इज, ये जो सीक्वेंस है, जो पहला ब्रैकेट है, इसके टर्म्स को उल्टा करके लिख दो, मतलब पहले इसको फिर इसको फिर इसको। इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सम है, a प्लस बी और b प्लस सी तो बराबर रहता। तो इसे हम लिख सकते हैं 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 बराबर है। अब ऐसे ही जो है, अब जब यहां तक अगर हम इसको प्रोसेस करते आएंगे तो 50 तक पहुंचेंगे, और यहां शुरुआत होगी 56 से, लेकिन 51 तक जा सकते थे, तो उसको भी उल्टा करके लिख लेना चाहिए। तो उधर से लिख लेते हैं, बोलो 51C 48 प्लस 52C 49 प्लस 53C 50 प्लस 54C 51 प्लस 55C 52 और प्लस 56C 53। अब फॉर्मूले में ध्यान देना, देखो ये सब सेम और इन दोनों में 1 का अंतर है, तो अपर सफिक्स में 1 बढ़ जाएगा और लोअर सफिक्स में जो ज्यादा है वो आएगा। तो इसका और इसका सम कितना हुआ 48C, बोलो समझे कि नहीं समझे। फिर इसके साथ में ये ऐड होगा, तो इसका और इसका सम कितना हुआ 49C4, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसका और इसका सम ऐड करो, इसके साथ जाएगा 50C4, आ रहा समझ में कि नहीं, नहीं तो बहुत सारी लाइन लग जाती है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करो, कितना बनेगा 51 4 आ गया। अच्छा अब रुको, पड़ता रुको, गड़बड़ नहीं करते। देखो NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, उसका फायदा उठा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहां से उठाए फायदा, शुरू कहां से करें, इसी से उठा लेते ना। देखो यहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां तक पहुंच गए, अभी हमारे पास 50C4 आ चुका है, 50C4। अब मैं लिख रहा हूं इसको 50 आना चाहिए, 51 आना चाहिए था, अभी तो इन दोनों को ऐड करने वाले हैं ना हम। हाँ तो यहां पर 50 इसको ऐड करके 51C4 आ गया है, ओके। और ये वाला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज, और इधर का पूरा कार्यक्रम ऐड होकर 51C4 बन गया। अब देखना ध्यान से, ये 51C4 हमने यहां लिख लिया, प्लस इन सारे टर्म्स में NCR इक्वल टू NCN माइनस R अप्लाई करो, यानी कि जहां जहां भी NCR लिखा हुआ है उसकी जगह पर NCN माइनस R करो। 51C48 को क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट वाला क्या बनेगा 52, नेक्स्ट 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 और लास्ट, ऐसा बन गया। अब देखो इसको और इसको ऐड करके कितना बन रहा है 52, 52C4। फिर इसके साथ इसको ऐड करोगे तो यहां इसके साथ में कौन आएगा 53C4। इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके साथ में कौन आएगा 54C4। इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके साथ में कौन आएगा
55C4 इन दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट वाले साथ में क्या आएगा? 56C4 इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आया? दैट्स इट, 57C4 आया क्या समझ में? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, और एक बार ऐसा एक सवाल जेईई मेन में भी पूछा गया है, और एकदम आसान है। आपने अगर सही समझ लिया, पहचान लिया उसको, तो एकदम आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई। कहीं से कोई स्टेप दोबारा बताना है? कहां से बताओ? देखो यहां तक सम आते आते 50C4 बन गया। अब ये 50C4 बना, और अगर मैं इसको उल्टा नहीं करता तो 50C4 को 56C53 के साथ ऐड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अपर सफिक्स सेम होना चाहिए, जबकि अपर सफिक्स इधर वाले के साथ सेम बनाया जा सकता है, इसलिए उसको उल्टा करके लिखा। अभी बात समझ में आई? और दूसरी बात, अब क्या है, जब इसका सम ये 51C4 बन गया था, यहाँ पर ये 51C4 बन गया, अब मैं इसके साथ इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने देखा अपर सफिक्स तो सेम बन गया है, लेकिन लोअर सफिक्स एक जगह 48 है, एक जगह 4 है, जबकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब दोनों में अंतर एक का हो। इसके बाद मैंने क्या किया, इसी सीरीज में हर जगह पर जहां भी एनसीआर था वहां पर NC-N-R यूज किया, तो उससे जो है ना ये सारे जो लोअर सफिक्स हैं वो छोटे हो गए, और उसी काम के बन गए जिस काम के हम बनाना चाहते थे। फिर इनको ऐड करना हमारे लिए आसान हो गया। क्लियर? आगे समझ में? ओके। हाँ हो जाता था, लेकिन डायरेक्ट करने में सब बच्चों को समझ में आना भी तो जरूरी है ना भाई। अगर एक बार यहां पर देख के आपको ये फॉर्मूला फील हो गया है, तो आपको लिखे बगैर ही आप लोग आंसर पे पहुंच सकते हो, मन मन में हो जाती इतनी कैलकुलेशन तो। और हाँ, हाँ वो तो एक ही बात है। अच्छा मतलब तो ये बोल रहा है कि इसको यहाँ पलटाने के बजाय यहाँ लगा देते। हाँ ठीक है ना, वो तो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे कुछ ज्यादा टाइम सेव नहीं हो रहा था हमारा, एक लाइन का फर्क पड़ता बस। ये यहाँ पलटा के लिखी, उसके बाद इसको छोटा करके लिखा, बस ये यहाँ पर छोटे में आ जाती थी। तो एक लाइन में फर्क पड़ता था खाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यहां पर लिखता हूं, और इस क्वेश्चन को आपको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, और इसमें बाइनोमियल में भी आएगा ये। समेशन k इक्वल टू r, k इक्वल टू r टू n, k c r, ये सीरीज फाइंड करनी है, इसका सम बताना है। k इक्वल टू r टू n के सी आर। चार टर्म से चार। हाँ चार ऐड कैसे करेगा? ऐसा ऐड करने का कोई रूल ही नहीं है। नहीं, बस ये पास्कल रूल से बन रहा है क्या? है पास्कल रूल जैसा लग रहा है क्या ये? मुझे तो नहीं लग रहा पास्कल रूल जैसा है ये। हाँ तुम्हें भी लग रहा है? एक्सपेंड करके लिखो तो एक बार, क्या बन रहा है? हाँ चलो आर, पहले आर रखेंगे है ना। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में के की जगह आर सी आर प्लस आर प्लस 1 सी आर प्लस आर प्लस 2 सी आर प्लस आर प्लस 3 सी आर प्लस लास्ट में एन सी आर।
ये सम निकालना है, ठीक है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब जैसे यहाँ पर तो क्या देखो, लोअर सफिक्स तो सेम है, बहुत बढ़िया सीरीज है, पहचान आगे से एज ए रिजल्ट याद रखना जो आएगा बन के। अभी अगर आर शुरू होता है एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है, और अगर कई बार यही क्वेश्चन आपको उल्टा भी लिखा मिलेगा, मतलब ऐसे रहेगा एन सी आर प्लस एन माइनस वन सी आर प्लस एन माइनस टू सी आर प्लस डॉट डॉट लास्ट में आर सी आर, कि ये सम क्या होगा, ये ऐसा भी एक सवाल पूछा जा सकता है। अब अगर पहचान ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो इसमें तरीका लगेगा वो तरीका याद रखना। फिर तरीका जो है इसमें, एक तरीका तो आप लोगों को ये जो परमुटेशन में हम सीख रहे हैं वही बताया जाएगा, यही सेम सीरीज आपके सामने बाइनोमियल में भी आएगी, उस टाइम पे आपको इसका एक और तरीका बताया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक, देखो ध्यान क्या रखना है आपको, आप ये देखो कि ये बंदा आर सी आर है और ये है आर प्लस वन सी आर। हमें जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अपर सफिक्स सेम चाहिए होता है और लोअर सफिक्स में एक का अंतर चाहिए। तो अब किसी तरीके से अगर मैं यहां आर प्लस वन कर दूं तो अपर सफिक्स सेम हो जाएगा, और यहां भी आर प्लस वन कर दूं तो लोअर सफिक्स में एक का अंतर हो जाएगा। तो कोई ऐसा नियम है, ऐसा रूल है क्या जो हमें सुविधा देता है? वो कौन सा है वो नियम कि मैं यहाँ आर प्लस वन कर दूं, यहाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये सीरीज जो है ना ऐसे लिख ली भाई, आर प्लस वन सी आर प्लस वन प्लस आर प्लस वन सी आर प्लस आर प्लस टू सी आर प्लस डॉट डॉट लास्ट में एन सी आर। अब इसको हम कैसे बोले कि हाँ भाई ऐसा लिख सकते हैं हम? हाँ यस, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। एन, हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। और एनसीएन, एनसीएन जो है वन होता है। अब यहाँ आर सी आर लिखा हो, टू सी टू लिखा हो, थ्री सी थ्री लिखा हो, फोर सी फोर लिखा हो, या आर प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा हो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? मतलब ये वैल्यू तो वन है ना, मतलब हमने वन को ही फायदा उठाया बस, और कुछ भी नहीं किया। आई बात समझ में? अब देखो हमारा काम हो गया। देखो इन दोनों बंदों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आर प्लस टू सी आर प्लस वन, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? और ये बंदा पहुंच गया है आर प्लस टू सी आर के पास, नेक्स्ट वाला है आर प्लस थ्री सी आर, और लास्ट वाला है एन सी आर। ठीक है कि नहीं बात? अब हमने इन दोनों को ऐड किया। महेश बाबू कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है? ओके, तो आर प्लस टू सी आर प्लस वन और ये आर प्लस टू सी आर, मतलब अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में एक का अंतर है, मतलब फिर से फॉर्मूला लग रहा है, क्या बनेगा, आर प्लस थ्री सी आर प्लस वन, और ये बंदा पहुंचा फिर आर प्लस थ्री वाले के पास, आर प्लस थ्री सी आर। नेक्स्ट वाला बंदा जो है वो आर प्लस फोर सी आर है, और लास्ट वाला जो बंदा है वो है एन सी आर। अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझ गए हो तो आप ये देखो कि जैसे ही फॉर्मूला लगता है और बंदा यहां से कलेक्ट होकर अगले वाले के पास पहुंचता है तो क्या रिलेशन आ रहा है उनमें? तो ये पूरा प्रोसेस करते करते जब एनसीआर के पास लास्ट बंदा पहुंचेगा तो क्या बन चुका होगा, एन प्लस वन सी आर बन चुका होगा, एन प्लस वन सी आर प्लस वन ये बन चुका होगा, एन सी आर प्लस वन। जिसके पास पहुंचता है वही बनता है ना, एन प्लस वन नहीं बना, देखो एन ही बनता है। देखो आर प्लस वन वाले इकट्ठे होकर आर प्लस टू बने, आर प्लस टू वाले अगले आर प्लस थ्री बने, आर प्लस थ्री वाले आर प्लस फोर बने। तो जिसके पास जाते हैं जो उसका अपर सफिक्स होता है वही बनता है ना, नीचे उस जिसके पास जाते हैं उससे ज्यादा रहता है अपने पास, ये है। तो अभी हम जब एनसीआर के पास पहुंचेंगे तो अपर सफिक्स तो एन बनेगा लेकिन लोअर सफिक्स तो एक ज्यादा रहेगा ना। अब इन दोनों को ऐड करो, ये तो फॉर्मूला ही है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो अब आगे से हमें ये रटा रहना चाहिए, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, एकदम रट लो, बहुत काम का रिजल्ट है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस में ही पूछा हुआ है। अभी मैंने प्रूव दैट करके लिखा खाली है, बस केवल इतना पूछा गया था कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। और ये सिंबल मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो NR तो ये NCR ही होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, करो ट्राई। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ये लिखा है NCR प्लस 2 इंटू NCR माइनस 1 प्लस बिल्कुल NCR माइनस 2, पास्कल रूल ही लगेगा। देखो इसे आप क्या करो, इससे इसको दो टर्म है, एक इसके साथ ऐड कर दो, एक इसके साथ, तो NCR प्लस NCR माइनस 1 ऐसे लिख लिया, प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, राइट। NCR plus NCR minus 1 by the Pascal rule, this is nothing but N plus 1 CR। अपर सफिक्स में एक बढ़ गया, नीचे जो बड़ा है, यहां भी अपर सफिक्स में एक बढ़ गया और नीचे जो बड़ा है। फिर से देखो, अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में एक का अंतर है, तो अपर सफिक्स में एक बढ़ गया और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है, यानी कि इसे ही हम लोग N plus 2 CR ऐसा भी लिख सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। आगे समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, इफ 15C3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3 देन फाइंड R, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर NCX इक्वल टू NCY हो तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो X इक्वल टू Y होते हैं या तो X प्लस वाई इक्वल टू N। बिल्कुल सही बात है, या तो X इक्वल टू वाई और X प्लस वाई इक्वल टू N। तो देखो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो यहां से हमारे पास दो निष्कर्ष निकल रहे हैं, आइदर 3R इज इक्वल टू R प्लस 3 और 3R प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा?
अगर आप पहले वाले से देखो तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2। पॉसिबल है क्या, क्योंकि आर क्या होता है, होल नंबर, ठीक है ना। तो पहले वाले से तो r इक्वल टू 3/2 आ गया, ये एक होल नंबर नहीं है, सो रिजेक्टेड। यहां से देखो 4r इक्वल टू 12, सो r इक्वल टू 3, यही आंसर है। ओके, ऐसा ही एक सवाल और ट्राई करो जिन लोगों ने नोट कर लिया है। एग्जाम्पल 6, इफ NC7 इक्वल टू NC9, NC7 इक्वल टू NC9, देन फाइंड 18CN। if NC7 equal to NC9, then find 18CN। देखो यहां पर ये तो क्लियर दिख रहा है कि NCX इक्वल टू NCY टाइप हमें गिवन है और X इक्वल टू Y नहीं है, X इक्वल टू Y नहीं है। इसका मतलब X और Y का सम N के बराबर होगा। तो यहां से N इक्वल टू कितना आ गया, 7 + 9, मतलब N इक्वल टू 16। अब पूछा गया है 18CN, तो 18CN मतलब 18C16, 18C16 मतलब 18C2, समझे कि नहीं समझे, छोटा बना लेते हैं। और 18C2 मतलब 18 इंटू 17/2, 153। बिल्कुल सही आंसर, यही आंसर होगा 153। हो गया। चलिए एक और सवाल लिखिए, मिटा दो भाई ये। एग्जाम्पल नंबर 7 आ गया ना। एग्जाम्पल 7, इफ 2NC3 अपॉन 2NC3 अपॉन NC3, 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 11, देन फाइंड N। if 2NC3 upon NC3 इक्वल टू 11, then find N। ट्राई करो एक बार। देखो याद करो, अभी आज की क्लास में शुरुआत में बताया था कि अगर कहीं NC3 लिखा आ जाता है तो आप उसको N इंटू N-1 इंटू N-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, लिख सकते। तो अभी जो 2NC3 है इसको भी वैसे ही लिखो, क्या दिक्कत आ रही है। 2N मतलब ये समझो मन मन में कि N का काम 2N कर रहे हैं, तो 2N इंटू 2N-1 इंटू 2N-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, समझे कि नहीं समझे। और NC3 को क्या लिखेंगे, N इंटू N-1 इंटू N-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल का कल्याण हो गया। आगे समझ में, इस एक N से इस N का भी कल्याण हो गया। और देखो ध्यान से, ये 2N-2 लिखा है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा N-1, इसका भी कल्याण हो जाएगा। चलो अगले में करते हैं, अगले स्टेप में 2 कॉमन लिया, 2N-1 इंटू N-1 अपॉन N-1 इंटू N-2, और एक 2 है, हाँ एक और 2 है, ये रहा एक और 2,
एक 2 ये भी बच गया था भाई, बिल्कुल। अब ठीक है, सही है। तो n-1 भी कैंसिल हो गया। तो देखो 11n माइनस 22 इज इक्वल टू 8n माइनस 4। तो 3n इक्वल टू कितना, 3n इक्वल टू 18। सो n इक्वल टू 6। आया समझ में, n इक्वल टू 6। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे वापस, क्योंकि एनसीआर अप्लाई करना काफी आ जाएगा हमें। फिर एक्चुअली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, वापस तो घूम फिर के हमें वहीं आना है। ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन तो ये है, बस जब एक टाइम के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है तो वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो सीखना था। लेकिन ये अब बनेगा कैसे वो भी तो सीखना है ना। एनसीआर बनना तो चाहिए पहले, तब तो कैलकुलेट करेंगे। तो एक सवाल और लिख लो, लिखो फटाफट। इफ एनसीआर माइनस 1, if NCR minus 1 is equal to 36, if NCR minus 1 equal to 36 and N कोमा लगाएंगे, NCR is equal to 84 and NCR plus 1 NCR plus 1 is equal to 126. 126, yes. Then find N and R. Then find N and R. Find N and R. देखो ध्यान देना, ये तीन वैल्यूज हमें गिवन है, और जब भी कभी ऐसी वैल्यू दे रखी हो, आप यहां देखो n तो सब जगह सेम है, यहां में एक का अंतर है, इसमें और इसमें एक का अंतर है। तो एक प्रॉपर्टी आई थी हमारे सामने, प्रॉपर्टी क्या थी, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर किसकी वैल्यू होती है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 की होती कि नहीं होती। इसका फायदा उठाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन से बच जाते बहुत ज्यादा। देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84/36। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से हुआ, हमारे हिसाब से ये वैल्यू होती है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ऐसे ही है कि नहीं, काटो कितना कट रहा है, देखियो 4 से कट रहा है क्या, 4 9 37 बिल्कुल कट रहा है, 12 से ही कट रहा है, 7/3 सही है। तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r। सो 3n माइनस 10r हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3। इसे आप पहली इक्वेशन मान लो n और r में जो हमारे पास आ गई है, सही है। अब आप एक बात देखो, जब मैं यहां पर एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर करूंगा, हालांकि मैं ये इक्वेशन को भी डायरेक्ट लिख सकता हूं केवल r को r प्लस 1 से रिप्लेस करके, क्योंकि यही रिलेशन बनने वाला है, ठीक है। पर फिर भी इस क्वेश्चन में हम एक बार प्रॉपर तरीके से चलते हैं। इज इक्वल टू कितना आया, 126/84। अब देखना ध्यान से, इस रिलेशन में और इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको, n तो n ही है, केवल r को r प्लस 1 से रिप्लेस किया गया दोनों जगह पे। तो मतलब इसका जो आउटपुट आएगा, यानी कि ये आया भाई, इसका आउटपुट यही है ना, तो इसमें r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर दो बस। नहीं समझे, और अगर नहीं समझे तो फिर ये फॉर्मूला दिख ही रहा है, देखो अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स में एक का अंतर है, तो
न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, n माइनस आर। जो n में से उसको घटाते हैं जो छोटा होता है, तो n में से छोटे वाले को घटाया और अपॉन बड़े वाला, ऐसा मान लो n माइनस छोटे वाला अपॉन बड़े वाला। ऐसे ही देख लो, यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। इसका मीनिंग क्या है, n में से छोटे वाला घटाया गया और अपॉन छोटे वाला r वाला जो है, छोटे वाला r अपॉन बड़ा, तो अल्टीमेटली यही आता ना। कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का किसी को भी? ओके तो काटो, कितना, किससे कट रहा है, मतलब काट लिया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके तो 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3। तो 2n माइनस 5r इक्वल टू 3, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। इन दोनों को सोल्व करके n की और r की वैल्यूज बताओ। n इक्वल टू और r इक्वल टू 3। चेक कर लो भाई सब लोग यही आ रहे कि नहीं। इन दोनों को सोल्व करके n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 3, n 9 लिया और r 3, ये सेटिस्फाई हो रहा है, 18 15 बराबर है n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 3। हाँ, जहां भी आ रहा है उसको r प्लस 1 रखा। वेरी गुड श्वेता, देखिए एक बार इस पे फोकस करना। n माइनस r को r प्लस 1 से किया, क्या आएगा देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ओके करो, यहां करो, यहां दिख रहा है क्या, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1, क्या आता सिंप्लीफाई करके, आता कि नहीं वही, ठीक है। ओके डन। जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे ना, तब भी ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 जो है वो n माइनस आर प्लस 1 बाई आर होता है। लगभग सारे सवाल इसी फॉर्मूला से होंगे। उस टाइम पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, देखो ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे। आज इसकी एक और एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। चलिए अब वापस आते हैं भाई अपने उन सवालों पे जिनके लिए चैप्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद टाइम नहीं बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोग सभी बच्चों को आज का लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही खुश रहिए और सीखते रहिए। बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।